गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 में क्या पढ़ाऊंगा। यूनिट 4 में मुझे पढ़ाना है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी एक क्रेता या विक्रेता, कोई एक क्रेता या विक्रेता ठीक, खरीदार या बेचने वाला व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है और वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है, इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। क्रेता और विक्रेता जो होता है बाजार में, जो मूल्य है या बाजार में जो भी है, बाजार को दोनों प्रभावित नहीं करते पूर्ण प्रतियोगिता में ठीक है। ये हो गई पूर्ण प्रतियोगिता ठीक है। अब आपको पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन, यही हमें पढ़ना है ठीक है। ये क्या है पूर्ण प्रतियोगिता, मैंने बताया आपको ये ठीक। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन या साम्य। संतुलन या साम्य, मतलब संतुलन या साम्य होता है ठीक है। कहीं कहीं साम्य का उपयोग हुआ हो, कहीं कहीं संतुलन का उपयोग हुआ है ठीक है। तो अब आप लोगों को ये पढ़ना है ठीक है। तो इसके पूर्ण प्रतियोगिता के संतुलन के लिए क्या है, चीजें हैं जो है। पहली है क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय। पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय, पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता अभिप्राय क्या है, पहला है पूर्ण प्रतियोगिता अभिप्राय क्या है ठीक, ये पहला है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के कारण, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के कारण एक उत्पादक या फर्म के लिए उसकी वस्तु की मांग रेखा, एक उत्पादक या फर्म के लिए उसकी वस्तु की मांग रेखा पूर्णतया लोचदार होती है। लोचदार होती है मतलब चिल्ला होती है ठीक है, लोचदार होती है ठीक। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म मूल्य ग्रहण करने वाली होती है, मूल्य निर्धारक नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म क्या होती है, मूल्य ग्रहण करने वाली होती है, मूल्य निर्धारित नहीं करती है ठीक है। उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को स्वीकार कर लेती है। जो उद्योग में निर्धारित किया जाता है मूल्य, वही वह स्वीकार कर लेती है पूर्ण प्रतियोगिता में ठीक है। जो उद्योग होता है उसके द्वारा निर्धारित मूल्य ही स्वीकार किया जाता है ठीक है, फर्म के संतुलन में ठीक।
दूसरा क्या हुआ, फर्म के साम्य की सामान्य दशा। दूसरा हुआ फर्म के साम्य की सामान्य दशा। फर्म के साम्य की सामान्य दशा ये क्या होती है, इसे मैं बता रहा हूं। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है, एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जब उसके उत्पादन में कोई परिवर्तन न हो। मतलब फर्म साम्य की स्थिति में कब होगी, जब उसके उत्पादन में कोई परिवर्तन न हो। ठीक, फर्म अपने कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। कोई फर्म के साम्य की सामान्य दशा तब तक वो अपने उसमें उत्पादन में छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, छेड़छाड़ नहीं करेगी जब तक उसे अधिकतम मूल्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी जब तक उसके उत्पादन में अधिकतम लाभ हो रहा है, अधिकतम प्राइस मिल रहा है, अधिकतम उसके सामान की बिक्री हो रही है। ठीक, तब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा फर्म। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। जो कीमत होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक, इसमें ठीक, चौथा क्या है, अल्पकाल में फर्म का साम्य। अल्पकाल में फर्म का साम्य संतुलन। ठीक है, अल्पकाल में फर्म का साम्य। अब ये अल्पकाल में फर्म का साम्य क्या होती है, अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है कि उत्पत्ति या पूर्ति को घटा बढ़ाकर पूर्तियां मांग के अनुरूप किया जा सके। ठीक है, इतना समय नहीं होता है अल्पकाल में फर्म का साम्य। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है, ठीक है, कि उत्पत्ति या पूर्ति जो होती है उसको पूर्तियां मांग के बराबर उत्पादित कर दिया जाए। इसलिए अल्पकाल में एक फर्म, ठीक है, अल्पकाल में एक फर्म को लाभ या शून्य लाभ या हानि होती है। अल्पकाल में हमेशा फर्म को लाभ या शून्य हो जाता है, क्योंकि इतना फर्म के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो नए सिरे से कोई उत्पादन कर सके। अल्पकाल में कोई उत्पादन कर सके जिससे उसे अधिकतम लाभ हो। इसलिए क्या होता है, कभी कभी फर्म को घाटा भी हो जाता है, कभी कभी फर्म को बंद भी करना पड़ जाता है, कभी कभी फर्म उतनी चीज़ें उत्पादित नहीं कर पाती जितनी कॉस्ट लगी रहती है मार्केट में बेच पाए, इसलिए उसे नुकसान हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ठीक। और फिर अगला है पांचवा, है दीर्घकाल में फर्म का साम्य।
दीर्घकाल में फर्म का सामना, दीर्घकाल में इतना समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ाकर पूर्णतया मांग के अनुरूप उत्पादन किया जा सके। ठीक है, दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय होता है कि वह उत्पादन करके पूर्णतया बाजार को अपने अनुरूप ढाल सके। ठीक है, इतना समय उसके पास होता है कि वस्तु को उत्पादित कर सके वो। ठीक, वस्तु को उत्पादित करके मार्केट में वो अपने सामान को उतार सके। दीर्घकाल में एक फर्म को न लाभ होगा न हानि, बल्कि केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में कंपनी या फर्म का इतना टाइम रहता है कि वह अपने सामान को उत्पादित कर सके, उत्पादन करके मार्केट में बेच सके। अधिकतम लाभ तो नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य लाभ उसे मिल जाएगा, क्योंकि उसके सामान मार्केट में प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, इसलिए उस सामान पे उसे लाभ मिलता रहेगा। सामान्य लाभ होगा, बहुत अधिक तो लाभ नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य लाभ होगा, ये सुनिश्चित है। ठीक है, कि सामान्य लाभ होना तय है। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है हिंदी में मूल्य विभेद। ठीक, मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद क्या होता है। ठीक है, अब इसे देखिए, मूल्य विभेद क्या होता है। ठीक, मूल्य विभेद का अर्थ जान लीजिए। अर्थ क्या होता है, मूल्य विभेद क्या होता है, उसका अर्थ ही है। ठीक है, एकाधिकार, देखिए मोनोपोली में ही मूल्य विभेद होता है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार के अंतर्गत ही मूल्य विभेद आता है। ठीक है, एकाधिकार के अंतर्गत ही मूल्य विभेद आता है। एकाधिकार में एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति या पूर्ण नियंत्रण रखता है। एकाधिकारी जो एकाधिकार वस्तु पे प्राप्त करता है उसे एकाधिकारी कहते हैं। एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति या पूर्ण नियंत्रण रखता है। किस पे, मैं कल बताया था, पिछली क्लास में बताया, एकाधिकार में, मोनोपोली में एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। वो पूरी वस्तु जो होती है वो मार्केट में सिर्फ उसी की होती है, तो उसे ही एकाधिकार कहते हैं। ठीक, उसका एकाधिकार उस वस्तु पर प्राप्त है। ठीक, रखती है। तो एकाधिकारी जो होता है वो वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, बाजार में वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ठीक, तो अब क्या है, मूल्य विभेद के, ठीक, अब एकाधिकार रखता है अथवा, ठीक, अतः उसके लिए आवश्यक नहीं है, एकाधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अपनी वस्तु सभी क्रेताओं अथवा विक्रेताओं को एक ही मूल्य पर बेचे। मतलब एकाधिकारी को एकाधिकारी चाहे तो अपनी वस्तु एक व्यक्ति को किसी और दाम पे बेच सकता है, दूसरे व्यक्ति को किसी और दाम पे बेच सकता है। एकाधिकारी को इस पर पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त होता है कि वो अपनी वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दामों पर बेच सकता है, क्योंकि मार्केट में उसके अलावा किसी और व्यक्ति की वैसी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए उसे वो अपना मनमाना रेट वसूल कर सकता है। मनमाना मूल्य पर प्रत्येक व्यक्ति को वो अलग अलग दाम पे बेच सकता है। ठीक,
ठीक, क्रेता को मूल्य पर बेचे। एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वह भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न मूल्य पर बेच सकता है और प्रायः वह ऐसा करता है। मोनोपोली में जो मोनोपोली होती है, एकाधिकार में एकाधिकारी जो होता है, जो व्यक्ति उस वस्तु पे एकाधिकार प्राप्त करता है, एकाधिकार रखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मूल्य पे और उचित दाम पे भी बेच सकता है, मनमाने दाम पे भी बेच सकता है। वो एक व्यक्ति को 1 रुपये में बेच सकता है तो दूसरे को वो 2 रुपये में भी बेच सकता है, तीसरे को वो 5 में भी बेच सकता है। उसको उस वस्तु पे एकाधिकार प्राप्त है। तो एकाधिकार में क्या होता है, जिस वस्तु का एकाधिकार में जिस वस्तु का उस व्यक्ति का ठीक एकाधिकार होता है, वह मनमाने ढंग से रेट वसूलता है और प्रत्येक व्यक्ति को वह अलग अलग दामों पर भी दे सकता है। ठीक है, ऊंचे दाम पे भी दे सकता है, कम दाम पे भी दे सकता है। वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मार्केट में उसका एक मोनोपोली प्राप्त है। ठीक ठीक। अब देखिए, मूल्य विभेद की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो 2 व्यक्तियों ने मूल्य विभेद की परिभाषा की है, कौन कौन है? पहला है, परिभाषा कौन है? श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों में, श्रीमती रॉबिन्सन के शब्दों में, रॉबिन्सन ने मूल्य विभेद को क्या बताया है? ठीक है, मूल्य विभेद को क्या बताया है, परिभाषा के अनुसार उन्होंने क्या बताया। परिभाषा आप लोग ठीक है पढ़ते रहिएगा। क्या है परिभाषा? एक ही नियंत्रण के अंतर्गत श्री रॉबिन्सन ने एक परिभाषा दी है। वो ये परिभाषा है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत एक वस्तु को भिन्न क्रेताओं को भिन्न मूल्यों पर बेचने का कार्य मूल्य विभेद कहा जाता है। एक बार मैं और आपको बता रहा हूं, एक ही नियंत्रण के अंतर्गत एक वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने का कार्य मूल्य विभेद कहा जाता है। एक ही नियंत्रण के अंदर किसी व्यक्ति के, ये क्या कह रही है, किसी वस्तु का यदि किसी व्यक्ति का नियंत्रण है तो वो विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्य पर क्या बेच सकता है, उस वस्तु को बेच सकता है। यही मूल्य विभेद कहा जाता है। ठीक है, कोई वस्तु यदि है और उस पर एक किसी का नियंत्रण है तो वो विभिन्न क्रेताओं को वो बेच सकता है भिन्न भिन्न मूल्य पर। ठीक है, ये रॉबिन्सन की परिभाषा है, श्रीमती रॉबिन्सन ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, अब क्या है, स्टगलर के अनुसार, ठीक है, स्टगलर महोदय ने क्या दिया है? ठीक है, क्या परिभाषा दी है इन्होंने दी है, समान वस्तु के लिए 2 या 2 से अधिक मूल्य वसूलने को मूल्य विभेद कहते हैं। एक समान वस्तु है, एक ही वस्तु है, एक ही सेव है। ठीक, सेव मान लीजिए है, सेव एक के पास है, एक सेव है। ठीक, सेव अब एक ही वस्तु है। ठीक है, समान वस्तु है, एक ही वस्तु है, कई वस्तुएं हैं। ठीक है, समान वस्तु मतलब सेव, कई सेव है, बहुत सारे सेव हैं। ठीक है, बहुत सारे सेव हैं तो समान वस्तु हो गई, सेव समान वस्तु हो गई। ठीक, समान वस्तु के लिए 2
दो या दो से अधिक मूल्य वसूलने को मूल्य विभेद कहते हैं। दो या दो से अधिक मतलब ए के पास कई सेव हैं, ठीक, कई किलो सेव हैं और वो बी को 10 रुपये में बेचता है, सी को 12 रुपये में बेचता है, डी को 14 रुपये में बेचता है, ठीक है, या ई को 8 रुपये में बेचता है, ठीक। जो ये बेच रहा है सामान, ए बेच रहा है बी सी डी ई को, वो अलग अलग मूल्य पे बेच रहा है। वही स्टेगलर महोदय ने यही कहा है कि यदि एक ही समान वस्तु है और दो या अधिक व्यक्तियों को अलग अलग दामों पे बेचा जा रहा है, उसे ही मूल्य विभेद कहते हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, मूल्य विभेद कहते हैं, ठीक, ठीक है। अब क्या है, मूल्य विभेद के प्रकार। मूल्य विभेद के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं कि मूल्य विभेद निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मूल्य विभेद निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत मूल्य विभेद। पहला क्या है, व्यक्तिगत मूल्य विभेद। व्यक्तिगत मूल्य विभेद, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत मूल्य विभेद। व्यक्तिगत मूल्य विभेद क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक। जब एक अधिकारी भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न मूल्य के मूल्य वसूल करता है तो इसे व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहते हैं। जब एक अधिकारी जो होता है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं, जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न मूल्य, ठीक है, वसूल करता है तो व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहते हैं। इसे ही व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहते हैं। इस प्रकार के मूल्य विभेद के एक अधिकारी भिन्न भिन्न व्यक्तियों से उनकी मांग की तीव्रता, आर्थिक स्थिति आदि के अनुसार वस्तु अथवा सेवा का भिन्न भिन्न फीस वसूल करते हैं, भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करते हैं। जो सेवा होती है, ठीक, सेवा होती है या उसकी तीव्रता होती है या आर्थिक मूल्य होती है, तो वो अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न वसूल करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहते हैं। कई व्यक्तियों से, किसी व्यक्ति से उसी सेवा के लिए कुछ और दाम ले लिया, उसी सेवा के लिए किसी व्यक्ति से और दाम लिया, ठीक है, वैसे ही वही व्यक्तिगत मूल्य विभेद होता है। जैसे ऑटो वाला कोई आता है, ठीक है, तो किसी से 10 रुपया ले लेता है थोड़ी दूरी के लिए, किसी से 5 रुपया ले लेता है, तो यहाँ व्यक्तिगत मूल्य विभेद हो गया। किसी व्यक्ति से कुछ और, किसी व्यक्ति से कुछ और प्राइस लिया, उसने मूल्य लिया, ठीक है, तो वे व्यक्तिगत विभेद हो गया। दूसरा क्या है, स्थानीय मूल्य विभेद। दूसरा क्या है, स्थानीय मूल्य विभेद। स्थानीय मूल्य विभेद। दूसरा क्या, स्थानीय मूल्य विभेद। ये क्या होता है, जब कोई एक अधिकारी भिन्न भिन्न बाजारों में अथवा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो उसे स्थानीय मूल्य विभेद कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, धान खरीदने वाले घर घर आते हैं, ठीक है, धान गेहूं खरीदने वाले घर घर आते हैं, ठीक। जब घर घर वो आते हैं तो किसी व्यक्ति से कुछ और पैसे में धान लेते हैं और किसी से कुछ और। 1 कुंटल किसी का 1000 में लिया तो किसी का 1100 में ले लिए,
किसी का 1150 में ले लिया जो अभी प्राइस चल रहा है, तो ये स्थानीय मूल्य विभेद होता है। ठीक है, इस प्रकार की खरीदारी सामान में बाजार में जो होता है, सामान खरीदने में बाजार में, ये स्थानीय मूल्य विभेद होता है, क्योंकि ऐसा स्थानीय लोकेलिटी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा है, नेक्स्ट क्या है तीसरा, 3 प्रकार बताए थे हमने मूल्य विभेद को 3 प्रकार के हैं, मूल्य विभेद 3 प्रकार के हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा है बाजार का पृथक्करण। बाजार का पृथक्करण, बाजार का पृथक्करण। तीसरा क्या है, बाजार का पृथक्करण। अब देखिए मूल्य विभेद में बाजार का क्या पृथक्करण होता है, कैसे होता है, ये देखिए। ठीक, मूल्य विभेद तभी संभव है, मूल्य विभेद तभी संभव है जबकि जिन बाजारों में एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति अपनाता है वे बिल्कुल पृथक रहें, वे बिल्कुल पृथक रहें। मूल्य विभेद की सफलता के लिए आवश्यक है कि एकाधिकारी बाजार के विभिन्न भागों में क्रेताओं के बीच संपर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए अथवा कम से कम अत्यंत कठिन होना चाहिए। ठीक, बाजार का पृथक्करण, जब बाजार में कई प्रकार के, जब बाजार है, बाजार में कई प्रकार के पृथक्करण होते हैं। जब एकाधिकारी बाजार में अपने प्रोडक्ट को उतारता है, बाजार में अपने सामान को करता है और पृथक बाजारों में पृथक रेट लेता है, मूल्य लेता है, तो वो बाजार का पृथक्करण हो गया। ठीक है, ठीक, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य लेता है। ठीक, एकाधिकारी मोनोपोली में ये सारी चीजें होती हैं। मूल्य विभेद की ये 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य विभेद, स्थानीय मूल्य विभेद, बाजार का पृथक्करण। एकाधिकारी मतलब मोनोपोली में एकाधिकार होता है, किसी व्यक्ति का उस वस्तु पर एकाधिकार होता है। ठीक है, उस एकाधिकार के अंतर्गत वो प्रत्येक बाजार में पृथक रेट पर, ठीक है, पृथक रेट पर या अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम रेट लगा कर जो वह वस्तु पर लाभ प्राप्त करता है वही होता है मूल्य विभेद। ठीक है, अब मैं अगले टर्न पे आपको कुछ और पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स।